नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के क्लासेस में। और हमारी जो ग्रामर की क्लासेस चल रही थी उनमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट स्टार्ट किया था और हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के दो रूल कर लिए थे। और हमारा कौन सा टेंस चल रहा था? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस चल रहा था जिसके अंदर हमने दो रूल कर लिए थे, जिसमें एक तो था वर्ब ऑफ परसेप्शन, जैसे फील, नो, थिंक, अवॉइड या माइंड, बिलीव, थिंक, नो, फील, टेस्ट और हियर। ये सब वर्बें आती है जब हमेशा हम कौन सा टेंस मानते हैं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमने एक और रूल किया था कि जिसके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग किया जाता है। पहला तो था हमारा वर्ब ऑफ परसेप्शन, दूसरा था टाइम ऑफ एडवर्ब, जैसे यूजुअली, ओफन, नेवर, सेल्डम और अधिकतर एवरी डे जिसके साथ आ जाए, जैसे एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी आवर। जो शब्द के साथ एवरी आ जाए उनके साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग करते हैं। और वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का कब प्रयोग किया जाता है और कब नहीं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। आज हम उसका नेक्स्ट थर्ड रूल कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही चल रहा है, उसके बाद आगे हम टेंस करेंगे आज। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? परमानेंट ट्रूथ, यानी कि जो चीजें परमानेंट है, जिनको बदला नहीं जा सकता, उनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग किया जाता है। और लगभग हमारे एग्जाम में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, लगभग यहाँ से क्वेश्चन सेट कर दिया जाता है। जैसे द सन, और यहाँ डैश दे देंगे और यहाँ पे वर्ब दे देंगे हमें राइज। द सन राइजेस इन द ईस्ट, या यहाँ दिशा बदल देंगे, यहाँ क्या दे देंगे हमें? वेस्ट। और यहाँ क्या दे देंगे? सेट वर्ब, कि सूर्य है वो पूर्व दिशा से निकलता है। तो ऐसा तो नहीं है ये चीज़ परमानेंट है, सूर्य रोज ही पूर्व दिशा से निकलता है। ये तो नहीं है कहीं और जाएंगे तो वहाँ पूर्व नहीं पश्चिम से सूर्य निकलेगा, ऐसा तो नहीं है। तो वो परमानेंट है, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है और सूर्य हमेशा पश्चिम दिशा से छिपता है, पश्चिम दिशा में छिप जाता है सूरज। तो जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में निकलता है, पश्चिम में छिपता है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक सच्चाई है, ये चीज़ परमानेंट है। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट का। तो सन एक वचन है, तो यहाँ राइस की जगह क्या आ जाएगा? राइसिस। और यहाँ अगर सेट वर्ब आती तो द सन सेट्स इन द वेस्ट आ जाता। इसके अलावा एक और सेंटेंस भी हम ले लेते हैं। द वाटर डैश, यहाँ आ जाता अगर फ्रिज, या यहाँ जे बॉयल। तो ये क्वालिटी है द वाटर फ्रिज इज एट 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? जम जाता है। सच्चाई है ये। अपने यहाँ इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, कोई भी देश हो, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? बर्फ़ बन जाएगा। तो यहाँ कौन सी वर्ब लग जाएगी? फ्रीजिस, ईएस लग जाएगा, एक वचन है ना पानी। और जब भी पानी को बॉयल करेंगे तो 100 डिग्री पे वो क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा, उबल जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। तब द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि जिसको बदला नहीं जा सकता, जो हमेशा ही ऐसा रहता है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं। द अर्थ डैश मूव अराउंड द सन। देखो लगभग तो ये तो दो साइंस के फैक्ट हो गए और ये धरती से संबंधित या नेचुरल हो गए। द अर्थ मूव्स, जो धरती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये सच्चाई एक साइंटिफिक ट्रूथ है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो यूनिवर्सल सच्चाई हो, जिसको बदला नहीं जा सकता, जो परमानेंट हो, उसके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग किया जाता है।
और ये सब बातें मैंने आपको बता दी है। उसके बाद एक लास्ट नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि जब भी इडियम्स या फ्रेजेस आ जाए, इडियम्स या फ्रेजेस, ये आपके बड़े काम आने वाले सेंटेंसेस है बच्चों। ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही लिखवा रहा हूँ। जब आप नरेशन करोगे तो आपको ये सेम के सेम इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिए जाते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो कि कभी चेंज नहीं होता। वहाँ पे सेम का सेम हमें लिखना होता है जो हमारी नरेशन होती है, क्योंकि इन चीज़ों को, ये भी नरेशन में भी सेम रूल है। आप ये अब इंडेफिनेट में कर लोगे तो जब मैं नरेशन करवाऊंगा तो सेम रूल आपके वहाँ भी ये इम्प्लीमेंट होंगे, तो आपके लिए ये रूल भी सहायता करेंगे। इडियम एंड फ्रेजेस का जब प्रयोग किया जाता है तो उनमें भी बदलाव नहीं किया जाता, वो एज इट इज जैसे कि जैसे बुक में होती है वैसी वैसी लिखी जाती है। जैसे टू एंड टू मेक 4, 2 और 2 कितने होते हैं 4, तो यहाँ पे क्या लग गया मेक, एक वचन का प्रयोग किया है 2 एंड 2 मेक 4, एंड तो इसको कभी भी बदला नहीं जाता, जैसे का जैसा है वैसे का वैसा इसको लिखा जाता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ले लें, या मेक द है वाइल सन डैश, यहाँ पे आ जाए शाइन, वाइल द सन यहाँ पे क्या आ जाएगा साइंस, मेक द है वाइल द सनशाइन, यानी कि बहती गंगा में हाथ धो लो, या मौके का हमें क्या उठाना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में किसका प्रयोग किया जाता है, V1 का, या उसके साथ SIS का प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 नियम थे इंडेफिनेट के। अगर आप इनको ध्यान में रखते हो तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली है। तो हम आज नेक्स्ट थोड़ा टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट टेंस करते हैं, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। और सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला ये टेंस है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस आज हम नया शुरू कर रहे हैं ये टेंस, और सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग इंडेफिनेट का होता है, तो उसके बाद अगर हम जिक्र करें तो कौन सा टेंस है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वो पास्ट इंडेफिनेट है। और लगभग हर ग्रामरियन का फेवरेट टेंस है, जिसके अंदर वो क्या बनाता है, एरर डालता है। चाहे वॉइस का ले लो, चाहे नरेशन का ले लो, चाहे वो टेंस का ले लो, इसमें से ही एरर आपके लिए बनता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस टेंस को प्रयोग करना। इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि सब्जेक्ट हमारे सेंटेंसेस में आता है। हमेशा इसके अंदर विशेषता होती है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड, प्लस में क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं हम, तो सेकंड फॉर्म आएगी। पास्ट हो गया तो पास्ट के जितने भी सेंटेंस बनाएंगे हम, उसमें क्या लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, ज़्यादा नहीं सीखना है, सब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस हो, उसमें डू नोट कर रहे थे, हमें नोट लगाना पड़ेगा नेगेटिव में, प्लस में ऑब्जेक्ट, तो उसमें हम डू का प्रयोग कर रहे थे, तो इसमें किसका प्रयोग हो जाएगा, डिड का, क्योंकि पहली वाली वर्ब में चेंज होता है ना, तो डू क्या क्या बन गया, डिड। और डिड के बाद हमेशा कौन सी वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है। तो इनका हम प्रयोग आज सीखेंगे। सबसे पहले हम रूल करते हैं कि टाइम ऑफ एडवर्ब, उसमें भी हमने इससे शुरू किया था कि अगर ये चीज़ें हो तो हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें भी कई बार हमें टेंस नहीं आते हैं, फिर भी हम, अगर हमारे दिमाग से रूल स्किप हो गए, हमें टेंस ना आए, तो हम इन शब्दों को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। जैसे कि आ जाए यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, ये आ जाए लिखा हुआ, तो 100% वो पास्ट इंडेफिनेट है। या एगो आ जाए, या लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट कुछ भी आ जाए लास्ट के बाद, लास्ट वहाँ लिखा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनेट है। यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, तो इससे हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। जैसे
ही डैश विजिट माई होम लास्ट संडे। वो मेरे घर आया था लास्ट संडे। अब लास्ट आ गया तो कन्फर्म है कि ये लास्ट संडे पहले की बात कर रहा है, तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। और मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? सेकंड फॉर्म का। तो विजिट की जगह क्या लग जाएगा? हमारा विजिटेड लग जाएगा। एक और सेंटेंस बना लेते हैं। सी डैश गो टू सिनेमा ए लॉन्ग टाइम एगो। उसको सिनेमा गए हुए बहुत समय हो गया। अब यहाँ एगो हो गया, लॉन्ग टाइम एगो, पूरा टाइम ऑफ एडवर्ब है, जिससे हमें पता लग गया कि पहले की बात कर रहे हैं। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हमारी क्या बन जाएगी? वेंट। तो ये टाइम ऑफ एडवर्ब जब भी दिए होते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये सब रूल हमने ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आपको साधारण सेंटेंस बना के दिखाता हूं। जैसे वह पिछले रविवार मेरे घर आया था। ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। आया, आने की कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी? केम। ही केम टू माई होम। ही केम टू माई होम लास्ट संडे। क्या आ जाएगा? लास्ट संडे। ही केम टू माई होम लास्ट संडे। केम सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अगर यही करे वह पिछले रविवार मेरे घर नहीं आया, अगर नहीं आ जाए तो ही नहीं के लिए क्या लग जाएगा? नोट। ही नोट कम टू माई होम लास्ट संडे। बाकी सेम रह जाएगा। ऐसे कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ देखो, अब नोट आ गया तो नोट के बाद पहले ही लगेगा ना टाइम ऑफ एडवर्ब। जैसे यहाँ हम क्या लिख देंगे? डू की जगह डिड आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज होता था। यहाँ क्या लगेगा? डिड लगेगा, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। और डिड पहले भी सेकंड फॉर्म आ गई है, तो उसके बाद जो आगे सेकंड फॉर्म होती है वो किस में चेंज हो जाती है? फर्स्ट फॉर्म में वो बदल जाती है। अगर यही वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाए, क्या वह पिछले रविवार आया था, तो हम किसको आगे ले आएंगे? डिड का प्रयोग। वहाँ डू डज का प्रयोग करते थे, इसमें किसका प्रयोग करेंगे? डिड। क्या वह आया था? डिड ही कम टू माई होम लास्ट संडे। तो बाकी तो सारा सेंटेंस सेम रहेगा। और क्या के लिए हम डिड को क्या करेंगे? आगे ले आएंगे। अगर नेगेटिव बनाना हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, डिड ही, तो यहाँ से डिड आगे चला गया है तो नोट क्या बचेगा? यहीं बचेगा। डिड ही नोट कम टू माई होम यस्टरडे या लास्ट संडे। तो सेम सेंटेंस, 4 प्रकार के सेंटेंस आपको मैंने बनाने बता दिए। कि वो आया था तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी, फिर नहीं के लिए क्या लग जाता है? डिड आ जाएगा। और डिड में सेकंड फॉर्म लग गई है तो हमारी उसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यहाँ पे फिर हमारा क्या के लिए डिड आगे आ जाएगा। डिड आगे चला जाएगा तो यहाँ नोट बचेगा। नोट से हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव 4 प्रकार के सेंटेंस हम बना सकते हैं, जिसमें अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमारे बन जाते हैं। तो ये तो थे इनके नियम बनाने के, और आपको रूल मैंने बता दिया कि उस प्रकार के से आप समझ सकते हो। इसके अलावा जो एरर अधिकतर आते हैं, नेक्स्ट रूल हम करते हैं। पहला रूल तो टाइम ऑफ एडवर्ब हो गया, जैसे लास्ट संडे, प्रीवियस डे, यस्टरडे, एगो, ये सब जहाँ भी आप देखते हो तो बिना देखे आप उसको बता सकते हो कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फिर है यहाँ बिफोर का रूल, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। बिफोर के बाद हमेशा हमें क्या लगानी होती है?
सेकंड फॉर्म लगानी होती है। और बिफोर से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, हैड प्लस V3 का। ये बहुत बार नियम आता है, ये कंडीशन ही है, ये कंडीशन लगाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आते हैं, लेकिन इसमें हमेशा सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि किस प्रकार हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखो, रूल छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं से आपकी ग्रामर है सारी बनी है। और धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ें आपको एट ए टिप ऑफ फिंगर लर्न हो जाएंगी। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर डैश, यहाँ आ जाए कम। तो देखें, आपको मैंने नियम बता दिया था इस सेंटेंस बनाने का कि आपको बिफोर प्रेपोजिशन मिलेगी, तो उसके बाद मैंने बताया था कि हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी, और उससे पहले आप देखोगे तो हैड V3 आपको हमेशा मिलेगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो देखो यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, इट मीन्स जो अगला सेंटेंस बिफोर के बाद है उसमें क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो कम की क्या आ जाएगी, यहाँ पे केम लग जाएगा हमारा। एक और सेंटेंस बना लेते हैं, द ट्रेन डैश, यहाँ कर दो लेफ्ट, लेफ्ट तो नहीं करेंगे क्योंकि लिव फर्स्ट फॉर्म होती है, लिव। द ट्रेन डैश बिफोर आई डैश अराइव ऑन स्टेशन। तो यहाँ पे देखो, अब इस सेंटेंस में हमने वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। द ट्रेन, तो बिफोर से पहले मैंने बताया किसका प्रयोग करेंगे, हैड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। यहाँ पे कौन सी फॉर्म लग जाएगी, सेकंड। मैंने ये भी आपको बता दिया था कि 90% वर्ब में हम किसका प्रयोग कर देते हैं, ईडी का। और लिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट, लेफ्ट। तो ये छोटा सा नियम है। एक तो टाइम ऑफ एडवर्ब अगर हम याद रखते हैं तो उससे हम पास्ट इंडेफिनेट को पहचान सकते हैं, या बिफोर वाला कंडीशनल सेंटेंस आ जाए तो उसमें भी हम इसको बिफोर के बाद V2 का प्रयोग कर देंगे और उससे पहले हैड प्लस V3 का हम प्रयोग कर देंगे। इसके अलावा आपको मैंने ये बता दिया था कि 3 प्रकार के टेंस से हम कर रहे हैं, और इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बता दिया, पास्ट इंडेफिनेट हमने कर लिया, और अब क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट और हमारा क्या है, फ्यूचर। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, जिसमें हमने शुरू किया क्या था, कौन सा टेंस शुरू किया था, इनडेफिनिट, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ रूल आपको करवा दिए, कुछ रूल आपको पास्ट इंडेफिनिट के भी करवा दिए, और अब हमारा कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, जो सिंपल है। करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर में तो सीधा सा है कि हम किसका प्रयोग करते हैं, विल और शैल का प्रयोग किया जाता है, प्लस हमेशा इनके साथ कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में हमारा क्या लग जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। और आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग, आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी प्रोनाउन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डू, प्रेजेंट में डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करते थे, पास्ट में हमने डिड नॉट का किया, तो इसमें हम प्रयोग किसका करेंगे, विल नॉट और शैल नॉट का प्रयोग करेंगे। और इसके जो फर्स्ट रूल है, तो इसमें हमेशा क्या दिया होता है, या तो हमें टुमोरो दिया होगा, या नेक्स्ट डे दिया होगा, या ईयर दिया होगा, या मंथ दिया होगा। जैसे कि उसमें लास्ट था, इसमें हमारा क्या हो जाता है, नेक्स्ट मंथ हो जाता है, या कमिंग डे हो जाता है, या हमें टुमारो देखने को मिलता है। जैसे आई शैल डैश
गो टू दिल्ली टुमारो, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। तो देखिए शेल लिखा हुआ है टेंस, टुमारो हमारा टाइम ऑफ एडवर्ब भी है, तो टुमारो आ गया तो वैसे तो पता लग गया कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अगर उससे भी हमें पता नहीं लगता है तो हम जैसे डू डज नॉट से प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता लगाते हैं, डिड नॉट से पास्ट इंडेफिनिट का पता लगाते हैं, वो टाइम ऑफ एडवर्ब है उनकी, और शेल आ जाए तो वो कौन सा होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हम यहाँ सीधा क्या लगा देंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती है तो आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। अगर नहीं आता इसमें सेंटेंस में तो हम क्या लगा देते, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। अगर इंटेरोगेटिव आ जाता तो हम किसको आगे ले आते, शेल को, क्योंकि वहाँ डूडस को ले आते थे, यहाँ किसको लेंगे, शेल को। शेल आई गो टू दिल्ली टुमारो। इस प्रकार हमारे सेंटेंसेस है वो इसके बन जाएंगे। तो ये था साथियों आपके लिए थोड़ा सा टेंस के बारे में। तो जैसे थोड़ा सा मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए बता दूं कि अगर आपको डू डज दिखाई दे, इनके साथ ही नोट लगेगा, तो बिना देखे वो कौन सा टेंस है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इन्हीं से हम पता लगाते हैं। फिर अगर आपको डिड मिल जाए या वर्ब की कौन सी फॉर्म मिल जाए, सेकंड फॉर्म, तो बिना देखे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपको कहीं मिल जाए विल, शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और इसी प्रकार आप आसानी से पहचान सकते हो इनको कि अगर डू डज का प्रयोग हुआ है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डिड नोट या डिड नोट या वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें आई हुई है, तो बिना देखे हम कह देंगे पास्ट इंडेफिनिट है। और विल शैल का प्रयोग हुआ है प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो भी हम बिना पूछे कह सकते हैं कि वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इन तरीक़ों से आप इजीली इनको याद रख सकते हो। और आगे जो क्लासें आएंगी कुछ नए रूल भी मैं साथ के साथ आपको करवा दूंगा। ये छोटे रूल हैं जो आपको एटलीस्ट पता होने ही चाहिए। आप बुक उठाओ उससे पहले आपको ये नियम तो छोटे मोटे पता होने चाहिए। तो साथियों इस प्रकार हमने इंडेफिनिट का पार्ट पूरा कर दिया है और कल हम शुरू करेंगे कॉन्टिन्यूस का, जिसमें हमारा सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर, उसके बाद परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस प्रकार हम तीनों टेंस हैं कंप्लीट कर लेंगे। तो कोई मुश्किल नहीं है साथियों, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे और ध्यान से वीडियो सुनोगे तो आपको टेंस है वो आने लगेंगे। और साथियों इसी के साथ आज के लिए इतना काफ़ी है। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।